मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। इस पर बात करने के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मेरे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, यूएपीए जो कि अभी हाल ही में पिछले साल ही पास हुआ है, इस कानून के तहत दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या समझे हम? क्योंकि इस कानून में मैंने ये पढ़ा है कि आतंकवाद के खिलाफ ये एक बहुत ही कड़ा कानून है। देखिए, ये समझ लीजिए कि पहले लोग टाडा सुना होगा आपने, है ना, टेररिस्ट एक्ट, है ना, तो टाडा का ये नया रूप है, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है ना। ये टाडा का ये टेररिस्टों के ऊपर लगता है और जो देश विरोधी काम करते हैं उस पर ये सारा कुछ जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो गिरफ्तारी हो रही है और पुलिस एक जो मैसेज दे रही है, जो पता चल रहा है कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे ये कोई अचानक से हुआ कोई घटना नहीं है, ये दरअसल एक प्री प्लान साजिश के तहत हुआ। इट्स अ कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी, जो बात शुरू से कही जा रही थी। और मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी हिंदुस्तान का पहला ऐसा मीडिया था जिसने जाफराबाद के केस को आईएसआईएस से जोड़ा था। बिल्कुल, आपको याद होगा कि हमने वो वीडियो बनाया था कि किस तरीके से जाफराबाद में 10 टेररिस्टों को जिनका लिंक आईएसआईएस से था उसको 1 साल पहले वहां से गिरफ्तार किया गया था। प्रोटेस्ट तो चल रहा था शाहीन बाग में और काफी लंबे समय से चल रहा था। इधर तो प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा था, लेकिन इस जगह को क्यों चुना गया कि चूंकि यहां पे बहुत सारे स्लीपर सेल्स पहले भी पकड़े गए थे। अब जब ये गिरफ्तारियां हुई है, इसमें 2 नाम और हैं, 2-3 नाम और हैं, उमर खालिद और ताहिर हुसैन के अलावा जिनको यूएपीए के तहत जो है अरेस्ट किया गया है। उसमें एक मीरान हैदर है, एक सूफरा जरकार है ना। ये नाम पहले ज्यादा सुनने में नहीं आए। ये लोग दरअसल मेन मैनेजर्स हैं जो शाहीन बाग में और जामिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक मीडिया कोऑर्डिनेटर था, आयोजकों में से है। हाँ, मीरान हैदर। और ये सारे लोग, ये 2 जामिया के स्टूडेंट्स हैं। उमर खालिद हुआ और एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया जहां से ये सारी प्लानिंग, और जो मैं कह रहा हूं कि इससे एक समझी रणनीति, हाँ, मोहम्मद दानिश को। ये मोहम्मद दानिश जो है ये त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। त्रिलोकपुरी से वहां पे उसको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? कि ही इज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ पीएफआई। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के बारे में कहां से पुलिस को मालूम चला, तो पुलिस ने 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया था उससे पहले। अच्छा, ये दोनों गिरफ्तारियां हुई थी इस जामिया के पास। ये लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, कश्मीर से आए थे, और इनका नाम था जैनजेब सामी और हिना बशीर बेग। ये 2 लोग और थे जिनको पुलिस ने पहले पकड़ा था। ये कपल था जो उन दिनों ये कपल था, और ये कपल कर क्या रहा था, तो ये इस्लामिक स्टेट आईएस का जो खुरासन जो इस इलाके को वो बुलाते हैं उसके लिए ये काम करते थे। जब इनको पकड़ा गया, और ये सब कुछ हो रहा है, इधर शाहीन बाग चल रहा है, ये लोग शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से ये लोग इधर आते हैं, यहां पे ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और इसलिए आपको मैं बता दूं कि जो पूरा जो जामिया का प्रोटेस्ट, ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, ये जाफराबाद में जो दंगे हुए हैं, इन सब में एक सूत्रधार जिसको लगातार हम लोग इस बात को समझ रहे थे, बोल भी रहे थे, कई बार हमने आपको बताया भी कि किस तरीके से ये संविधान को बचाने के लिए नहीं, ये कोई मुसलमानों के हुकूक के लिए नहीं, उसके अधिकार के लिए नहीं, कोई सीए के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इन सब के अंदर एक हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, उसका जो ट्रेंड जो है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको याद होगा कि 2 लड़कियों को ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो सेक्युलर मीडिया तथा कथित हीरोइन बनाया था, एक कश्मीर की थी, एक केरल की थी, और उनको तस्वीर वस्वीर उसकी बहुत बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई और सारे लोग जो है वो एक पोस्टर गर्ल की तरह जो उसको बनाया था। बिल्कुल।
लेकिन 2 दिन में ही इनकी कलई खुल गई, क्योंकि जो सेक्युलरिस्ट हैं वो ज्यादा खतरनाक है। वो इन लोगों को ये समझाने लगे कि भाई तुम लोग जो है वो लिबरल की तरह बातचीत करो, जो तुम्हारे भाषण में बातचीत में जो इस्लामिक एलिमेंट है उसको खत्म करो। फेसबुक में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तो जिहाद में जुटी हुई है, वो हिंदुस्तान के संविधान, डेमोक्रेसी, यहाँ के कोर्ट कानून, इसमें कोई यकीन नहीं करते। ये वो तो सिर्फ अल्लाह के कानून में बिलीव करती है और ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। दैट डे इट वॉज क्रिस्टल क्लियर कि ये सारी चीजों के पीछे पैसा कहां से आ रहा है, मानसिकता क्या है, मानसिकता क्या है, कौन इसको लीड कर रहा है, सारा मास्टरमाइंड क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि यूएपीए, मुझे याद है जब इसको लेकर संसद में भी बवाल हो रहा था तो एक ही लाइन बोली थी गृह मंत्री ने कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बहुत सख्त कानून, कड़ा कानून चाहिए, और इसके तहत अगर इन दोनों पे कार्रवाई होती है तो क्या ये माना जाए कि आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया है? ये लगता ही है आतंकवादियों के ऊपर, ये धाराएं लगती ही है। और वो क्यों? तो उमर खालिद भी अब उस दायरे में आ गया। ये बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये सब कुछ जो हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे, प्रोटेस्ट और ये वो लंफन, ये सारा जो ड्रामा ये लोग कर रहे थे, पीछे से इनको सपोर्ट कहां से आ रहा है? आईएसआईएस से आ रहा है, आतंकवादी संगठन है। पीएफआई क्या है? तो पीएफआई सिमी का ही एक भाई है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि उमर खालिद के फादर सिमी के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। सिमी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, कांग्रेस पार्टी ने उस पर बैन लगाया था। और उस दौरान जब यूपी के दौरान आपको याद होगा कि दिल्ली में, देश के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, तो एक इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन काम करता था, वो सिमी के लिए काम करता था। तो ये अब जब उस पर बैन लगा दिया गया तो ये पीएफआई बन गया। इस तरीके से वो जो कपल जो आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे, जब उनको पकड़ा गया तो उनसे मालूम चला कि ये सारा जो कोऑर्डिनेशन का काम, जो मेन हैंडलर है वो मोहम्मद दानिश है। ये पीएफआई का एक्टिविस्ट है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लोग का कोऑर्डिनेशन। और ये मोहम्मद दानिश ये सारे लोगों से, चाहे वो मिरान हैदर हो, चाहे वो सुफरा हो या फिर उमर खालिद हो, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये खुलासा हुआ कि जाफराबाद और इसके लिंक्स वगैरह जब मिलने लग गए तो सबसे पहले यूपी में क्रैकडाउन हुआ। यूपी में जब क्रैकडाउन हुआ तब वहां से वो विस्फोटक इंफॉर्मेशन जो है पीएफआई के का बाहर आया कि 200 करोड़ रुपए ये प्रोटेस्ट के दौरान बैंकों में डाले गए और कैश निकाले गए, और एक ही दिन पर निकाले गए थे, और ताकि वो हर जगह बांटता था। और दूसरा ट्रेंड क्या था कि उन शहरों में ज्यादा निकाला गया जहां प्रोटेस्ट बड़ा था, जहां हिंसा हुई थी, और जहां प्रोटेस्ट कम था, छोटा था, जहां ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था वहां कम पैसे निकाले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा जो लिंक जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। और यूएपीए में जो कानून है इसमें साबित करने के लिए सरकार के पास, पुलिस के पास, एजेंसीज के पास सफिशिएंट सबूत है। उमर खालिद जो है जेएनयू का पूर्व स्टूडेंट है और उसके बाद 2 जगह उसने भाषण दिए थे, भड़काऊ भाषण। तो भड़काऊ भाषणों को भी उस श्रेणी में रखा गया, आतंकवाद से जोड़ा गया, या उसके भी लिंक इन लोगों के साथ है? देखिए, इसमें 2 चीज है। पहले एक बात समझ लीजिए कि ये उमर खालिद जेएनयू में उस संगठन का स्टूडेंट लीडर है जो हिंदुस्तान में बैंड है। वो अपने आप में आतंकवादी संगठन है। सीपीआई माओइस्ट, उसका स्टूडेंट विंग है डीएसयू। ये डीएसयू का लड़का है और इसको लेफ्ट लिबरल कमाल ऐसे पूछते हैं कि ऐसे कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी है। और मजेदार बात क्या है, जब तक ये जेएनयू में था तो खुद को वामपंथी बता रहा था, और जैसे ही ये सीए का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो ये अचानक से मौलाना बन गया। ये वामपंथियों का एक जो चरित्र, जो मुस्लिम वामपंथी, जो बड़ा क्लासिकल केस है इन लोगों का, कि जब जेएनयू में होते हैं, जामिया में होते हैं तो ये वामपंथी होते हैं, और जैसे ही वहां से निकलते हैं तो वो अचानक से जो वो मुल्ला बन जाते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि एक तो इसका जो पुराना जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे उसके फादर का या फिर इसका अफजल गुरु के टाइम इसका, हाँ अफजल गुरु का, इसके ऑर्गेनाइजेशन ने ही वो अफजल गुरु को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये नाराबाजी इन लोगों ने करवाया था, ये खुद नारा लगाया था। तो एक तो वो एक तो प्रेसिडेंस है, और दूसरा इसने एक बहुत खतरनाक बात की कि सिर्फ भाषण ही प्रूफ नहीं होता, भाषण देने के बाद उस जगह पे क्या उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस होते हैं, उससे सारी चीजें जो है वो बनती है। ये लड़का इसने भीमा कोरेगांव में भी जाकर के ऐसे ही सड़कों पे आकर के आगजनी की बात कही थी, और इसने इस दिल्ली दंगा से पहले इसने साफ साफ कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में जैसे आते हैं उस समय से ही जो है इन लोगों का नारा है, जेएनयू में तो ये संगठन, ये जो वामपंथी है, जो नक्सलाइट्स हैं, ये लोग नारा लगाते हैं जला दो मिटा दो, इनका नारा ही है कि संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान को जला दो मिटा दो, पार्लियामेंट को जला दो मिटा दो। कई बार ये प्रतियां भी जलाते हैं संविधान। तो ये चीज ये करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो क्रियाकलाप, इनका प्रेसिडेंस, और जो इस पूरे सीएए प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी नेटवर्किंग बनाई, जिस तरीके से पैसा आया, जिस तरह के लोगों से इन लोग मिले जुले, उसकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स हैं, डिजिटल प्रूफ्स हैं, वो सरकार के पास है, और इसीलिए इतना सख्त धारा जो है इनके खिलाफ। लेकिन जैसे हम टाडा के बारे में सुनते थे कि जब आरोपी के ऊपर आरोप लगता है उसको खुद साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है या उस पर क्यों न लगाए, एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत रहते हैं, तो यहाँ पर भी इनको खुद साबित करना पड़ेगा। और पुख्ता ये बस समझ लीजिए, ये टाडा का एक रिफॉर्म्ड रूप है, लेकिन काम वैसे ही होगा जैसे टाडा में था। जैसे टाडा में था, बहुत सारी चीज इनको जो है खुद इनको बताना होगा। और ये इसीलिए इसका बहुत विरोध भी तो हुआ था जब एक कानून पास करवाया गया था। कानून पास कराया तो विरोध हुआ था। मैं दूसरी चीज और कह रहा हूं, अभी इसका इन लोगों के ऊपर जो लगाया गया है यूएपीए, तो उसमें ये लोग चिल्ला रहे हैं। हाँ, अभी विरोध भी शुरू हो गया है। हाँ, तो ये लेफ्ट विंग कमाल वाले बोल रहे हैं कि ये जो है वो प्रोटेस्ट जो इसलिए इस समय गिरफ्तारी की गई है कि चूंकि लॉकडाउन है और ये जो है बड़ा अलग हो गया, अजीब हो गया। अब सवाल ये है कि उन लोगों से ये सवाल पूछना जरूरी है कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर, दिल्ली में खास करके जो हिंसा भड़काया और जो 54 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ इन लोगों को पकड़ा जाएगा या फिर हमें उनको भी पकड़ना जरूरी है जिन्होंने मुसलमानों को ये कह के बरगलाया, ये उनको बहकाया कि सीए से तुम्हारी नागरिकता जाएगी। ये सबसे बड़ा झूठ था। और ये बताना कि नागरिकता तो जाएगी, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी नसबंदी करा दी जाएगी। तो ये जो मुसलमानों को जो डराया, उनके खिलाफ भी ये यूएपीए लगना चाहिए। वो तमाम जिन लोगों ने आर्टिकल लिखा, वो तमाम लोग जिन लोगों ने वहां जाकर के भाषण दिया और लोगों को बरगलाया, इन सब के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तब मुझे लगता है कि ये पूरा जस्टिस हो पाएगा। तो फेयरनेस बहुत लंबी है सर। बिल्कुल लंबी है ही। और ये जो कानून है जिस तरह से उमर खालिद पर भी लगा है, तो मुझे लगता है कि वो लोग जो इस वक्त भी देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विदेशी अखबारों में लिख रहे हैं, पत्रकारियों में लिख रहे हैं, पत्रिकाओं में लिख रहे हैं, अंग्रेजी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उनके लिए भी खतरे की घंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ 4 या 6 नाम नहीं है, बल्कि यूएपीए के तहत और लोगों पर भी गाज गिर सकती है और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। और देखना तो ये होगा कि उमर खालिद कितनी जल्दी गिरफ्तार होता है, क्योंकि वो तो अभी बाहर ही घूम रहा है। तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।